उसके बाद अगला है यहाँ पर कोकीन, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। कोका एल्केलॉइड भी बोलते हैं, कोकीन भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, और ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। स्मैक और हेरोइन की तरह सेमी सिंथेटिक नहीं, क्योंकि उसमें तो हम प्लांट से मॉर्फिन निकाल रहे थे और प्लस उसमें कोई ना कोई केमिकल जोड़ रहे थे। यहाँ कुछ नहीं, कोकीन को सीधे प्लांट से निकालते हैं, कोई केमिकल वगैरह एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। किससे निकालते हैं? इरिथ्रोजाइलन कोका एक प्लांट होता है, इसकी लीव्स से गेन करते हैं, और इस प्लांट का नेटिव साउथ अमेरिका है, यानी सबसे पहले इस प्लांट की खेती की गई थी साउथ अमेरिका में। ठीक है। अच्छा, ये जो कोकीन है इसको कोक या क्रैक भी बोलते हैं, और यूजली स्नोर्टेड, स्नोर्टेड का मतलब फुफकारना, जैसे यहाँ पर ऐसे रखा और ऐसे नाक बंद करके ऐसे खींच लिया अंदर की तरफ, यही स्नोर्ट होता है। तो जनरली फुफकार करके इसको यूज करते हैं। और ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, मैंने बोला ही है, कैफीन तो हल्का फुल्का स्टिमुलेंट है, लेकिन ये जो कोकीन है ये बहुत पावरफुल स्टिमुलेंट है, बहुत ज़्यादा ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा और यूफोरिया महसूस कराएगा, एनर्जी लेवल बढ़ा देगा। यूफोरिया मतलब अच्छा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है इसका यूज करने के बाद। दूसरा, लेकिन अगर इसको आप ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हो तो साइकेडेलिक ड्रग वाले इफेक्ट भी बॉडी में आने लगते हैं, क्योंकि भ्रम पैदा करना ये साइकेडेलिक का काम है। और अगर आप कोकीन को ज़्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हो, हाई डोज ले रहे हो, तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट भी बॉडी में होने लगेंगे। और हेलुसिनेशन का मतलब भ्रम पैदा हो जाना, चल रहे हो तो लगेगा उड़ रहे हैं, सामने कोई जानवर खड़ा है तो आपको लगेगा कोई ये बेबी खड़ी है, कोई लड़की खड़ी है, इस तरीके से। तो ये जो भ्रम है ये सब भी पैदा होने लगते हैं अगर हैवी डोज में यूज किया जाए कोकीन को। ठीक है, लेकिन ये यूफोरिया वाला इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है? ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कोकीन आपने खाई तो आपको प्लीजेंट फीलिंग कैसे हो रही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स, जैसे आप हंस रहे हो, खुश हो, तो उस टाइम हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से हमें हैप्पीनेस महसूस होती है। और सबसे मेन होता है हैप्पीनेस के लिए डोपामाइन। तो ये जो कोकीन होता है ना, ये डोपामाइन के सिक्रीशन को ही इंटरफेयर करता है। कैसे? जैसे एक ये न्यूरॉन है आपके सामने, न्यूरॉन ही तो ब्रेन में होती हैं, और इन न्यूरॉन से ही डोपामाइन निकलता है। जितना डोपामाइन निकलेगा आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा। क्लियर है? तो एक न्यूरॉन से डोपामाइन निकल के बाहर आया, ये देखिए इस जगह पर। ठीक है, अब ये डोपामाइन आगे बढ़ जाता है, तुरंत अगली न्यूरॉन में चला जाता है, इस तरीके से। और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा डोपामाइन निकल आया तो वो डोपामाइन वापस से न्यूरॉन के, पिछली वाली न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा। जब तक ये डोपामाइन बाहर की तरफ रहेगा हमें अच्छा महसूस होगा, लेकिन जनरली होता क्या है, एक न्यूरॉन से डोपामाइन निकला और वो डोपामाइन अगली न्यूरॉन में चला गया, और अगर बीच में बच गया तो वापस से पहली वाली न्यूरॉन में अंदर घुस जाएगा। लेकिन कोकीन क्या करता है कि जो डोपामाइन का रीअपटेक है इसे रोक देगा। कैसे? जब ये डोपामाइन देखिए वापस जब इस न्यूरॉन में अंदर जा रहा है तो इसी चीज को रोक देगा, तो डोपामाइन ज्यादा टाइम तक बाहर स्टे करेगा, तो हमें ज्यादा टाइम तक अच्छा महसूस होगा, खुशी महसूस होगी। इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोकीन डोपामाइन के सिक्रीशन को इंटरफेयर करके बॉडी में यूफोरिएंट इफेक्ट डेवलप करता है। ये लोकल एनेस्थेटिक भी होता है, यानी किसी लोकल ऑर्गन को सुन्न करने के लिए भी कोकीन का यूज हो सकता है। इसको डोप टेस्ट में भी रखते हैं। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जाते हैं उससे पहले उनका यूरिन टेस्ट होता है, वही डोप टेस्ट है। और अगर यूरिन में कोकीन मिल गया तो फिर उनको बैन कर दिया जाता है। उसके बाद इंजेक्शन से लोग इसका यूज करते हैं, और स्मोक के फॉर्म में भी इनहेल भी करते हैं और स्नोर्ट भी करते हैं। अगर हेरोइन और कोकीन को मिला के कोई यूज कर रहा है तो इसे स्पीड बॉल बोला जाएगा। अब ये क्या होता है, अरे दुकान पे कहीं जाओगे, किसी ड्रग डीलर से मिलोगे तो ऐसे थोड़ा बोलोगे कि हमें कोकीन दे दो या फिर हमें हेरोइन दे दो। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलोगे हमें स्पीड बॉल चाहिए, तो समझ जाएगा कि दोनों का मिक्सचर मांग रहा है, ये कोकीन और हेरोइन का। तो दोनों के मिक्सचर को स्पीड बॉल भी बोलते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन ड्रग है एम्फेटामाइन।
और ये सिंथेटिक ड्रग है, किसी प्लांट से नहीं निकालते। साइंटिस्ट लोगों ने इसको लैब में डेवलप किया है, एम्फीटामाइन। इसे पेप पिल भी बोलते हैं। पेप का मतलब जोशवर्धक, उत्साहवर्धक, जो जिंदगी में जोश भर दे, उत्साह बढ़ दे। उसके बाद कॉमन इन यंगस्टर्स, जो जवान लोग होते हैं उनमें ये ज्यादा कॉमन है क्योंकि उनको जोश की ज्यादा जरूरत है। एथलीट इसको अब्यूज भी करते हैं। क्यों अब्यूज करते हैं? क्योंकि देखिए ये क्या है, इसे सुपरमैन ड्रग भी बोला जाता है। फाइट फ्लाइट, यानी फ्लाइट का मतलब भागने से है, फ्लाइट का मतलब एरोप्लेन नहीं है। तो जो एथलीट्स होते हैं वो अगर ये इसको यूज कर लें एम्फीटामाइन को, तो वो और तेजी से दौड़ेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है ये ड्रग, वेट को रिड्यूस करती है ये ड्रग। तो कुल मिला के ऐसा है, जो एम्फीटामाइन ड्रग है ये आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ा देगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी, ठीक है, आपको एक्टिव कर देगी, एनर्जी लेवल बढ़ा देगी, नींद भगा देगी आपकी बॉडी से। इस वजह से एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन इसका भी अब्यूज करते हैं। इस वजह से इस ड्रग को भी डोप टेस्ट में रखा जाता है। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने इसका यूज किया तो उसके यूरिन से ये धीरे धीरे निकलती रहेगी। यूरिन टेस्ट किया जाएगा, पता लग जाएगा कि इसने एम्फीटामाइन खाया है। जैसे पता लग गया तुरंत उसको बैन कर दिया जाएगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। वैसे मेडिकली इसका यूज क्या है, तो नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। और नार्कोलेप्सी होता क्या है, जिसको क्रोनिक डिसऑर्डर है स्लीपनेस से लेकर के, यानी जो कुंभकर्ण है जो 24 घंटे सोता ही रहता है, यानी क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर, जो 24 घंटे सोता ही रहता है, उसको बहुत नींद आती है, तो उन पेशेंट में नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए एम्फीटामाइन ही डॉक्टर लोग देते हैं। लेकिन मेडिकल पर्पज से आप यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन दूसरे पर्पज से, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इन चीजों के लिए यूज कर रहे हो तो वो गलत चीज है। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि जो नाइट वर्कर्स हैं वो नाइट में वर्क करने के लिए अपने को जगा कर रखने के लिए कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, तब भी आप एम्फीटामाइन ही बताओगे क्योंकि ये ड्रग नींद को भगाती है। तो ये आपकी कोकीन हो गया। अब उसके बाद जो साइकेडेलिक ड्रग के जो एग्जाम्पल हैं, कैनाबिनॉइड वगैरह, वो सब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। इसका साइड इफेक्ट नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम में नहीं है, इतना कम है तुम्हारे लिए, इसके भी साइड इफेक्ट लिए बैठे हुए हो। एपिनेफ्रिन कोई ड्रग नहीं है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में। तो जो एम्फीटामाइन ड्रग है ये उसी की तरह एक्ट करती है। जैसे एड्रेनलिन भी क्या करता है, एनर्जी लेवल, बीएमआर सब बढ़ा देता है, वही काम ये भी कर रहा है। कोई बोल रहा मुझे ड्रग दो, स्नोटिंग मतलब फुफकार कर लेना तेजी से ऐसे सांस लेकर के। एनेस्थीजिया मतलब सुन्न करना, बेहोश करना जिसे बोलते हैं। जिम जाने से पहले यूज कर सकते हो आप, भागते ही रहोगे उस पर, मशीन पर। सिडेटिव मीन्स जो बॉडी को इनएक्टिव कर दे, बॉडी को इनएक्टिव कर दे, सुला दे किसी को। कोकीन, हेरोइन ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। कोकीन, हेरोइन, स्मैक। कॉस्ट में पूछूंगा, मुंबई जाना पड़ेगा, तो वो जो सुशांत सिंह राजपूत जिससे मतलब वहाँ जिसका जो चलता था ड्रग डीलर, उससे पूछना पड़ेगा क्या कॉस्ट है। सुशांत सिंह राजपूत मुंह से निकल रहा था, फिर मैंने रोक लिया, तो कई लोगों को बुरा लग सकता है। तो बोल रहा रिया से पूछना पड़ेगा।
उगा सकते हो घर पर कॉफी प्लांट में, शायद उगा लेना, बता देना मुझे भी जब उगा लेना तो। हाँ पी लो जाकर के चाहे, थोड़ा सा एनर्जी महसूस करो, एनर्जेटिक। सब नशेड़ी है। गोटा का मुझे नहीं पता कहाँ मिलता है। अरे भाई ज्यादा नाम ना लो, क्योंकि आजकल क्या है कि हर चीज तो हैक हो रही है। पता चला किसी ने सुन लिया कि ये बार बार हेरोइन कोकीन का नाम ले रहा है, तो उसी वजह से काम गड़बड़ हो गया। हाँ ये बढ़िया बात बोली। बोला नीट जब एग्जाम होगा उससे पहले हम एम्फीटामाइन ले लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाएगा। ये प्लांट की फार्मिंग वगैरह आप नहीं कर सकते, अगर आपको पता लग जाएगा पुलिस वालों को तो आपको उठा ले जाएंगे। लाइसेंस वाइसेंस नहीं मिलता इन चीजों का, फॉरेन में मिलता होगा, इंडिया में तो नहीं है। यूपी का नहीं पता मुझे, वहां हो सकता है। अरे मैं तो 24 घंटे यही लिए बैठा रहता हूँ भाई, मैं तो यही यूज ही करता हूँ हमेशा। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, तो अब जो यहाँ पर है, अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए ये है कैनाबिनॉइड। सुनिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए कैनाबिनॉइड पहले तो होते क्या है। कैनाबिनॉइड एक साइंटिफिक टर्म है। भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना, ये सब कैनाबिनॉइड ही है। ठीक है, इनको हम किस प्लांट से निकालते हैं, तो हेम्प प्लांट जो होता है इससे। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, कैनाबिस सटाइवा। फैमिली क्या है, कैनाबिनेसी। और कैनाबिनॉइड में भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना, इसमें कौन सी ऐसी चीज होती है जो इफेक्ट कॉज करती है बॉडी पर, तो बोलेंगे टीएचसी, टेट्राहेड्रल कैनाबिनॉल। इस टीएचसी का केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इस तरह की लीव्स दिखाई जाए तो समझ जाना कैनाबिस सटाइवा है। तो कुछ चीजें हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि कोकीन, बस अब मजाक खत्म, सुनिए ध्यान से, कि कोकीन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के सिक्रीशन को इंटरफेयर करती है, बोलेंगे डोपामाइन। केमिकल स्ट्रक्चर आपको दो मिले, एक पीछे मॉर्फिन का मिला है और एक यहाँ टीएचसी का है। रटने मत बैठ जाना, सिर्फ पहचानना आना चाहिए। तो ऐसे ध्यान कर लो, जिसमें इस तरीके से लाइनें ऐसे जा रही हैं, ये टीएचसी का है, तो जो दूसरा वाला डायग्राम है वो मॉर्फिन का है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, इनको कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट होता है वही गांजे का, और ये जनरली आपको मिल ही जाएगा। आप गांव वगैरह जाओगे तो किनारे किनारे ये बहुत सारे गांजे के पौधे उगे रहते हैं। तो ये जो हेम्प प्लांट है, इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं, इन प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है यानी फ्लावर्स वगैरह, और इन प्लांट से जो रेजिनस सिक्रेशन होता है, मिल्की चिपचिपा सब्सटेंस जो निकलता है इनसे, उसे रेजिन बोलते हैं। तो रेजिन से, लीव्स से और इनके फ्लावर से यानी इन्फ्लोरेसेंस से कैनाबिनॉइड्स यानी भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना, इन सबको गेन करते हैं। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर आपको सीएनएस में मिलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो इसका मतलब है इनका यूज करोगे तो इनका इफेक्ट ब्रेन पर पड़ेगा। प्लस ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं, ये ब्लड में शुगर लेवल को भी बढ़ा देते हैं, और इनका यूज करने के बाद भी यूरिन ज़्यादा बनता है। प्लस इनका इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी होता है, यानी हार्ट पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर भी इनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा जब आप पढ़ोगे ना, ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की ही हैं, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज नहीं किया गया, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, रिसेप्टर्स फॉर कैनाबिनॉइड्स आर सिचुएटेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैनाबिनॉइड का इफेक्ट हार्ट,
या सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी पड़ता है। कैनाबिनॉइड्स में जो केमिकल होता है इसे THC बोलते हैं। इसको आइसोलेट करते हैं रेजिन या लीव्स या फ्लावर ऑफ कैनाबिस सेटाइवा या फिर हेम्प प्लांट से। इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इनका इफेक्ट क्या है? हेलुसिनोजेनिक, विधे बता दिया है, यानी मूड, थॉट्स, बिहेवियर सब फॉल्ट। आपने देखा होगा ना, अगर ओरिजिनल भांग खा लो तो पता चला 6 दिन तक इंसान सोता ही रहता है, खटिया पर ही पड़ा रहता है। तो ये हेलुसिनोजेनिक होते हैं और इनसे क्या होता है कि बॉडी में भ्रम पैदा होते हैं, मूड, थॉट्स, बिहेवियर इन सबको अल्टर कर देते हैं ये। उसके बाद और कौन कौन से हैं ये देखिए, एट्रोपा बेलाडोना और जो धतूरा है ये भी हेलुसिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। और हेलुसिनोजेनिक कौन होता है? अगला है LSD, मोस्ट डेंजरस। आप पूछ रहे थे ना अभी, तो पूछ रहे थे कि सबसे डेंजरस ड्रग कौन सी है, तो यही है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड। इसको एक फंगस से निकालते हैं और इस फंगस का नाम होता है अर्गोट फंगस, या बोटेनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है इसका क्लेविसेप्स पर्प्यूरी या एर्गोट फंगस। आप सोचो ये फंगस आपको मिलेगा कहाँ? तो जो राई का प्लांट होता है उस राई प्लांट के फीमेल फ्लावर में पैरासाइट के फॉर्म में आपको एर्गोट फंगस मिलेगा और इसी फंगस से LSD निकाला जाता है। LSD मोस्ट डेंजरस ड्रग है, मोस्ट हेलुसिनोजेनिक ड्रग है, सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होगा। इसकी अगर आप 2 बूंद भी आप जीभ में रख लो तो आप कई दिनों तक सपनों की दुनिया में खोए रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में ही बैठे हो, जमीन पर हो ही नहीं, वो भी कई दिनों तक। सिर्फ 2 बूंद अगर जीभ में रख लो तो भयंकर साइड इफेक्ट है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है और इंसान पागल भी हो जाता है अगर LSD का लगातार यूज कर रहा है तो। उसके बाद मेस्केलाइन हेलुसिनोजेनिक है, इसको कैक्टस प्लांट से निकालते हैं। साइलोसिबाइन ये भी हेलुसिनोजेनिक है और इसको मशरूम से निकालते हैं। मैक्सिको में ये मशरूम पैदा होता है, मैक्सिकम मशरूम बोलते हैं। और PCP ये सिंथेटिक हेलुसिनोजेनिक है, किसी प्लांट से नहीं निकालते, लैब में बनाया जाता है। पूरा नाम है फेनसाइक्लिडीन पिप्रिडीन। अब देखिए, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे ड्रग्स हो गए, इनको कैसे पढ़ेंगे? अभी किसी ने पूछा भी था। उतना ही पढ़ना है आपको जितना NCERT में गिवन है। इसमें गारंटी है ड्रग्स एडिक्शन इन सब में NCERT के बाहर से क्वेश्चन नहीं होगा, ना तो माइनर में और ना ही नीट में। अब देखिए, मैं अगर आपको उतना ही लाइन टू लाइन बताते चलूंगा तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ता है, तो मैं बता रहा हूँ इतना इस तरीके से। आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना NCERT में गिवन है। अब जैसे NCERT में ये लाइन लिखी हुई है कि बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइन और बेंजोडाइएज़ेपाइन्स इनका यूज करते हैं मेंटल इलनेस, यानी दिमाग से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं जैसे इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके ट्रीटमेंट में। एंजाइटी का मतलब बेचैनी, और अगर बेचैनी है तो सीधी सी बात है नींद नहीं आएगी, इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइएज़ेपाइन और एम्फेटामाइन का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये चीज़ NCERT में नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ NCERT में नहीं है, ये NCERT में दिया हुआ है। LSD थोड़ा सा दिया हुआ है, इससे आइसोलेट करते हैं। अब जैसे सपनों की दुनिया में चले जाना, 2 बूंद जीभ में रख लो, ये सब नॉलेज के लिए है, इतना आता नहीं है। तो मोस्ट डेंजरस हेलुसिनोजेनिक ड्रग LSD आप बताओगे। प्लांट 3 आपको मिले, एक तो ये धतूरा का डायग्राम ध्यान रखना है, पीछे पॉपी का ध्यान रखना है और कैनाबिस सेटाइवा का ध्यान रखना है। और केमिकल स्ट्रक्चर 2 के हैं, एक पीछे मॉर्फिन का ध्यान रखना है और उसके बाद कैनाबिनॉइड का ध्यान रखना है, यानी टेट्राहेड्रल कैनाबिनॉल का। तो ये आपकी ड्रग्स हो गई। बाकी एडोलिसेंस वगैरह ये बाद में होगा, पहले मैं आपको अच्छा स्लाइड्स में सारी आज ही भेज दूंगा, तो ये मत कहना कि नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया उसकी स्लाइड क्यों नहीं भेजी। आज ही मैं भेज दूंगा सारी स्लाइड जितनी भी बाकी हैं इस चैप्टर की, ठीक है। तो टोबैको और अल्कोहलिज्म ये मैं और बता रहा हूँ, इसको आप लोग सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले बात करते हैं टोबैको की, सुनना जरा ध्यान से। टोबैको का जो यूज है ये 400 ईयर से होता चला आ रहा है, 8 से नहीं, सैकड़ों साल पहले से लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसको चबा कर यूज करते हैं या सूंघ कर यूज करते हैं
या फुफकार कर इसको यूज करते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है सबके सामने, निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका, ये दो प्लांट हैं। इन प्लांट की जो लीव्स होती हैं इनसे टोबैको को गेन करते हैं। अगर कोई टोबैको चबाकर खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो उसको ओरल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर सिगरेट के फॉर्म में आप टोबैको यूज कर रहे हो तो लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टोबैको से जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल ब्रोंकाई, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। लंग्स एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसे एम्फीसेमा बोलते हैं। हार्ट से रिलेटेड डिजीज होगा। स्टमक में फुंसियां बन जाती हैं, फुंसियां बन जाना इसी को अल्सर बोलते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाएगा स्टमक की जो वॉल है उसमें। तो स्टमक में फुंसियां बन जाना, लंग्स एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाना, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाना, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, और एक है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो ये चीजें होती हैं टोबैको की वजह से, ये डिजीज हो गए। अब टोबैको में ऐसा होता क्या है, कौन कौन से केमिकल हैं जो वो क्या क्या करते हैं, ये यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले टोबैको में आपको निकोटिन मिलेगा, सबसे मेन केमिकल यही होता है निकोटिन। मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, आपको पता है एसिटाइलकोलिन हमारी बॉडी में होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है। एक न्यूरॉन से इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन में भेजने के लिए एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का यूज होता है। निकोटिन जब बॉडी में जाएगा, टोबैको अगर हमने खाया तो निकोटिन बॉडी में गया, ये निकोटिन एसिटाइलकोलिन को ही मिमिक करता है, यानी इसकी तरह ही काम करता है। एसिटाइलकोलिन का काम है इंपल्स कंडक्शन को बढ़ा देना, तो निकोटिन अगर जाएगा तो इंपल्स कंडक्शन और फास्ट होगा। प्लस ये स्टिमुलेंट भी है, बॉडी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, और इसी का एडिक्शन पड़ता है। जैसे कोई तंबाकू डेली खा रहा है टोबैको, और उसका फिर उसको लत लग गई उसकी, तो टोबैको की लत नहीं पड़ती, टोबैको में जो निकोटिन केमिकल है इसकी लत पड़ती है, इसका एडिक्शन होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किस चीज का एडिक्शन होता है, एक ऑप्शन में टोबैको है, एक ऑप्शन में निकोटिन है, तो आप निकोटिन पर टिक करोगे। ये एडिक्टिव सब्सटेंस है जो कि टोबैको में होता है, इंपल्स कंडक्शन को बढ़ा देगा। अगर आप हैवी डोज निकोटिन का ले लो तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो न्यूरॉन्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, और अगर किसी चीज़ को अगर आप लिमिट से ज़्यादा एक्टिव कर दोगे तो फट जाएंगे, न्यूरॉन डैमेज हो जाती है ओवर एक्टिविटी की वजह से। निकोटिन एड्रीनल ग्लैंड के सेंट्रल पार्ट यानी मेड्यूला को स्टिमुलेट कर देता है एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। और ये एड्रीनेलिन नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, हार्ट बीट बढ़ा देंगे, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको मिलेगा टोबैको में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका बहुत डेंजरस इफेक्ट है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को ऑर्गन में पहुंचा देता है, सेल्स में। लेकिन आपकी बॉडी में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा, तो बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, तो बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, एनर्जी नहीं बनेगी, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ब्रेन और बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी घटने लगेंगी। तो वही लिखा हुआ है मेंटल और फिजिकल एफिशिएंसी या एक्टिविटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी बॉडी सेल्स में, इसे हाइपोक्सिया बोलेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन घट जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। अच्छा, जब टोबैको को हम जलाते हैं, जैसे सिगरेट जला के पीते हैं तो टोबैको बर्न होती है, तो इनकम्प्लीटली बर्न कार्बन पार्टिकल जो होते हैं इन्हीं को तार बोलते हैं, और ये तार कार्सिनोजेनिक है। उसके बाद पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तो एक ग्रुप का नाम है, इसमें दो केमिकल बेंजोपायरिन और एन नाइट्रोसो डाइमेथाइल एमाइन, ये भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए
कि इनमें से कार्सिनोजेनिक कौन है। एक ऑप्शन में टोबैको है, दूसरे में निकोटिन है, तीसरे में तार है। तो आप तार पर टिक करोगे। अगर टोबैको से तार, बेंजोपायरिन, इनको हटा दो और आप टोबैको खाओ तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। टोबैको में चूंकि ये केमिकल होते हैं, तार वगैरह, बेंजोपायरिन वगैरह, इस वजह से कैंसर होता है। और अगर निकोटिन आप हटा दो टोबैको में से तो आपको एडिक्शन नहीं होगा कभी भी टोबैको का। एडिक्शन निकोटिन की वजह से होता है। क्लियर है? तो ये बातें आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक यहाँ पर अल्कोहल है, छोटा सा है, 2 मिनट लगेंगे, आप इसको सुन लो। यहाँ पर कि अल्कोहल में क्या क्या है। हाँ, कैंसर नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि निकोटीन ही चबाते रहो हमेशा। देखिए, अल्कोहलिज्म क्या है? अगर आप अल्कोहल का यूज नॉन मेडिकली, रेगुलरली और एक्सेस में यूज कर रहे हो, इसे अल्कोहलिज्म बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि पापा से बोला जुकाम है, लाओ 2 ढक्कन जरा मार लें, वो नहीं। नॉन मेडिकली, रेगुलरली, एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड एज अल्कोहलिज्म। अल्कोहल भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एथेनॉल और एक होता है मेथनॉल। तो गलती से मेथनॉल ना पी लेना, ये भी उसमें न्यूज में भी आया था कि मेथनॉल को दारू समझ के पी गया और फिर उसकी डेथ हो गई। मेथनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस से यूज नहीं करते, इसका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं, वही कप सिरप वगैरह में ये आपको मिलेगा। ड्रिंकिंग पर्पस से जो अल्कोहल यूज होता है ये एथेनॉल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एथेनॉल को हमने पिया, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंचेगा अल्कोहल। तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 80% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और 20% स्टमक में होता है। यहाँ करेक्शन है, एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, वो गलत है। आपको यही करना है कि मैक्सिमम अल्कोहल स्मॉल इंटेस्टाइन में और थोड़ा सा स्टमक में एब्जॉर्ब होगा। तो अब देखिए अल्कोहल बॉडी में कैसे खेल खेलता है। ओरली आपने यूज किया अल्कोहल का, अल्कोहल एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा तो 20% तो स्टमक में, 80% स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने का मतलब है स्टमक इंटेस्टाइन से ब्लड में चले जाना। ब्लड इस अल्कोहल को लिवर में भेज देगा और लिवर में अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती है। यानी कोई भी चीज अगर आप खाते हो तो उसको ठिकाने लगाने का काम लिवर में ही होता है। ठिकाने लगाने से मतलब है उससे रिलेटेड रिएक्शंस, उससे रिलेटेड मेटाबॉलिज्म। तो अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है, लिखा हुआ है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या होता है लिवर में? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, CH3CHO में। और ये एसिटल्डिहाइड ही हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। एथेनॉल नहीं है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, ये बॉडी के लिए टॉक्सिक है। कैसे टॉक्सिक है? ये लिवर में क्या करेगा? फैट डिपोजिशन को बढ़ा देगा, और जब लिवर में फैट जमा हो जाएगी तो इसे फैटी लिवर सिंड्रोम बोलेंगे। उसके बाद भी आप यूज ही कर रहे हो अल्कोहल, तो फिर क्या होगा? ये जो एसिटल्डिहाइड है ये लिवर में फाइबर्स के डिपोजिशन को बढ़ा देगा, और जब फाइबर्स जमा होने लगेंगे लिवर में तो लिवर हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, इसे सिरोसिस बोलेंगे। तो जब फैट जमा हो जाए, फैटी लिवर सिंड्रोम, फाइबर्स आ जाए, लिवर हार्ड हो जाए, ड्राई हो जाए, इसे सिरोसिस बोलेंगे। उसके बाद लिवर कंप्लीटली डैमेज हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। और भी अल्कोहल के इफेक्ट हैं, ब्लड शुगर लेवल को ये घटा देता है, मेमोरी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टमक में अल्सर भी होते हैं इससे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और अगर क्रोनिक अपटेक है, यानी लॉन्ग टाइम से हाई डोज में अल्कोहल कोई ले रहा है, तो पागल भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन अल्कोहल और टोबैको में क्या बनेंगे, जो बता रहा हूँ इतना ही पढ़ लोगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। मोस्ट इफेक्टेड ऑर्गन, यानी अल्कोहल का सबसे ज्यादा इफेक्ट बॉडी में किस ऑर्गन पर पड़ता है, तो बोलेंगे लिवर पर। ब्रेन में जब अल्कोहल पहुंचता है तो सबसे पहले ब्रेन के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो बोलेंगे सेरिब्रम। लेकिन ब्रेन के किस पार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है,
तो बोलेंगे सेरिब्लम। डिफरेंस है, अल्कोहल ब्रेन में पहुंचा तो सबसे पहले ये सेरिब्रम पर फर्क डालेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर फर्क डालेगा तो सेरिब्लम बोलेंगे। और पता है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, अल्कोहल पीने के बाद हम लड़खड़ाने लगते हैं और कीचड़ में जाकर के गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम जब मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ये सेरिब्लम की वजह से ही मेंटेन रहता है। इधर होता है सेरिब्लम, और इसी की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है अल्कोहल, तो बॉडी बैलेंस खत्म हो जाता है, बॉडी बैलेंस में नहीं रहती, इसी वजह से इंसान लड़खड़ाता है और कीचड़ में जाकर के गिर जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन में होती है? लिवर में। सबसे ज्यादा अल्कोहल एब्जॉर्ब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अल्कोहल बनता कैसे है? ग्रेन्स या फिर फ्रूट्स का जब फर्मेंटेशन कराया जाता है तो फिर अल्कोहल बनता है। और पीछे टोबैको में क्या क्या ध्यान रखना है? एडक्टिव कौन है? निकोटिन। कार्सिनोजेनिक कौन है? तार और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इससे डिजीज कौन से होते हैं? अगर च्युइंग है टोबैको की तो ओरल कैंसर हो सकता है, और अगर स्मोकिंग के फॉर्म में टोबैको यूज हो रहा है तो लंग कैंसर हो सकता है। तो यही चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में नहीं आते, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से मैंने बोला है कि यहाँ पर अल्कोहल से कौन से कैंसर होते हैं पीछे बता चुका हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ नहीं बताया। लिवर कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, ये सब अल्कोहल से हो सकते हैं। तो देखिए, नो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ओनली फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे अल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स वाले टॉपिक से। तो आप अगर इन चीज़ों को एनसीईआरटी से भी कर लोगे तो ये सफिशियंट होगा। ठीक है, जिसको लेफ्ट करना हो वो कर सकता है, जिसको डाउट्स पूछने हो पूछ सकता है। पूरी स्लाइड जरूरी नहीं है, आप एनसीईआरटी कर लो, उससे भी हो जाएगा आपका। सैनिटाइजर में मेथनॉल ही मिलेगा। इंसोम्निया का मतलब नींद ना आना। नहीं होता टोबैको खाने वाले को, तो खाता रहे वो। सारे मैलिग्नेंट ही होते हैं कैंसर। कैंसर मैंने बोला था कि मैलिग्नेंट वाले ट्यूमर को ही कैंसर बोलते हैं। जो बिनाइन है कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन बिनाइन ट्यूमर या जो एक ही जगह ट्यूमर बने वो कैंसर होता ही नहीं है। टोबैको कहाँ बैंड है यार, सब लोग तो खाते हैं। हाँ, तो उनको बोल दो कि ज्यादा टोबैको ना खाया करें। कोई तरीका नहीं है, खुद से छोड़ना पड़ेगा आपको। स्टेरॉइड अभी आगे आएगा। डिप्रेशन में बताया तो था अभी मैंने पीछे, ट्रंक्लाइजर, हिप्नोटिक्स, ल्यूमिनल, एमाइटल। अब ये तो गवर्नमेंट से पूछो क्यों बैन नहीं करते।